Hello and welcome to the Brainiac. My name is Himanshi. If you're new to the channel, please don't forget to hit the subscribe button. हम यहाँ डिस्कस करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे। सिर्फ वो करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि उससे रिलेटेड जितनी हमारी इन्फॉर्मेशन हो गई उन सभी को हम डिस्कस करते हैं। आज की डेट है 18 जून। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला हमारा सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला सवाल पूछ रहे हैं कि विच बैंक हैज लॉन्च्ड इंस्टा फ्लेक्सी कैश। तो इंस्टा फ्लेक्सी कैश जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है बाय आईसीआईसीआई। ओके तो हम देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। इन्होंने क्या है एक तरीके का ये फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है इंस्टा फ्लेक्सी कैश। अगर यहाँ से सवाल पूछते कि इंस्टा फ्लेक्सी कैश किस चीज़ से रिलेटेड है तो सवाल का जवाब हमारा होता ओडी फैसिलिटी। ओडी यानी कि ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट हम सभी को पता है। तो ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है इट इज़ फॉर द सैलरी अकाउंट कस्टमर्स। तो जिनका भी सैलरी अकाउंट होते हैं ऐसे कस्टमर्स के लिए ये फैसिलिटी इन्होंने लॉन्च की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे अब कि ये एक तरीके का पूरी तरीके से फुली एंड टू एंड डिजिटल फैसिलिटी है। यानी कि यहाँ आपको बिना आपको डॉक्यूमेंटेशन के बिना किसी फिजिकल अपीयरेंस के डिजिटली ये फैसिलिटी अवेल कर दी जाएगी। अब नेक्स्ट है कि ये जो आपकी ओडी लिमिट है ये जो अप्रूवल है ये आपका अप्रूवल करीब 48 आवर्स के अंदर ही हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जो क्रेडिट लिमिट है वो आपकी सैलरी से 3 गुना ज़्यादा हो सकती है। तो आपकी लिमिट जो है सेट की जाती है आपका कितना अकाउंट में पैसे हैं उस हिसाब से। तो इसमें यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपकी सैलरी के 3 गुना ज़्यादा आप अपनी लिमिट को सेट कर सकते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे आईसीआईसीआई के हैं संदीप बाक्षी। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1994 में और ये हेडक्वार्टर है मुंबई में। रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो आपको याद होगा आईसीआईसीआई बैंक ने एक वॉइस बैंकिंग फैसिलिटी लॉन्च की थी, वॉइस बैंकिंग। और इसमें क्या कर रहे थे ये जितने भी एलेक्सा और गूगल वगैरह है उनके साथ कोलैबोरेट करते हुए एक इनका अपना खुद का ओमनी चैनल बॉट था इनका जिसका नाम था आईपैल। तो आईपैल से आपको याद हो रहा होगा कि इन्होंने एलेक्सा और गूगल के साथ इस तरीके की वॉइस बैंकिंग की फैसिलिटी चालू की थी। फिर इन्होंने स्टार्ट किया था बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप। तो वो भी आपको याद रखना है व्हाट्सएप वाली चीज़। फिर इन्होंने क्या है एक पार्टनरशिप की थी फ़ोनपे के साथ किया था यूपीआई ट्रांजैक्शंस वगैरह के लिए। एक भारत पे के साथ भी किया था, भारत पे के साथ, लेकिन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का था वो। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कोविड-19 का जो भी इंश्योरेंस वगैरह है उस चीज़ से रिलेटेड इन्होंने किया था। ओके, यहाँ पे आपको याद हो रहा होगा कि हमने कल डिस्कस किया था, कल या कुछ दिनों पहले, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में। उन्होंने क्या है सुरक्षा सैलरी अकाउंट खोला है, तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ये सब जो हम देख रहे हैं ये आईसीआईसीआई के बारे में है। तो हमने देखा अबाउट आईसीआईसीआई एंड अबाउट द इंस्टा फ्लेक्सी कैश, ये याद रखना है। अगला हमारा बैंकिंग सेक्शन से क्वेश्चन है कि विच बैंक हैज स्टार्टेड द फर्स्ट ड्रोन कवर। तो पहला ड्रोन कवर किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हमें दिया जा रहा है बाय एचडीएफसी। ड्रोन कवर का मतलब होता है कि जो आप इंश्योरेंस वगैरह करते हैं तो ड्रोन के लिए इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो एचडीएफसी एर्गो ये हमें प्रोवाइड कर रही है कंट्री का पहला ड्रोन कवर। इस इनिशिएटिव के लिए एचडीएफसी ने जो है टाई अप किया है ट्रोपोगो के साथ, ताकि ये जो है कमर्शियल ड्रोन ओनर्स को इस तरीके की इंश्योरेंस कवर यानी कि थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कवर वगैरह ये प्रोवाइड कर सके। रितेश कुमार हमारे जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एचडीएफसी एर्गो के। इसके अलावा हमारा एचडीएफसी जो है ये हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में और इसके जो एमडी हैं वो है आदित्य पुरी। और रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि समर ट्रीट्स इनके द्वारा रिसेंटली लॉन्च की गई थी जिसमें ये सभी अपने कस्टमर्स को काफ़ी अच्छे ऑफर्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा बैंक सेफ्टी ग्रिड इनके द्वारा किया गया था जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करवा रहे थे। एक गाना इन्होंने रिलीज़ करवाया था अपने बैंक की तरफ से जिसका नाम था हम हार नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसमें लिरिक्स दिए गए थे प्रसून जोशी के द्वारा और लीड सिंगर हमारे थे AR रहमान। तो ये सभी आपको जो है फैक्ट्स याद रखने हैं एचडीएफसी के बारे में। और यहाँ हमने देखा एचडीएफसी एर्गो ने लॉन्च किया है कंट्री का पहला ड्रोन कवर। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा बैंकिंग सेक्शन यही खत्म होता है। अगला हमारा सेक्शन है नेशनल न्यूज़ का। तो नेशनल न्यूज़ में जो पहला सवाल पूछ रहे हैं विच कार इज द बेस्ट सेलिंग कार फॉर द 16th टाइम इन द रो। तो 16वीं बार लगातार कौन सी ऐसी कार है जो कि बेस्ट सेलिंग कार बन गई है? तो वो है ऑल्टो। 16वीं बार बनी है। ऑल्टो क्या है? हमारी मारुति सुजुकी की एक कार है जिसे पहली बार लॉन्च किया गया था 2000 में, सितंबर 2000 में। और पहली बार जो है ये बेस्ट सेलिंग कार बनी थी 2004 में। और तब से लेके अब तक यानी कि 2020 तक ये जो है
16th बार है, यानी कि 16वीं बार है जब से ये बेस्ट सेलिंग हमारी मॉडल बनी है। ऑलराइट, तो आपको जो है ऑल्टो याद रखनी है और मारुति सुजुकी। अगला सवाल है अबाउट एचआरडी मिनिस्ट्री। तो इन्होंने जो है लॉन्च किया है हाउ मेनी केंद्रीय विद्यालय। रिसेंटली हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्री है, इन्होंने केंद्रीय विद्यालयों का शुभारंभ किया है। आपको बताना है कि कितने ऐसे, तो ये है करीब 4 हमारे केंद्रीय विद्यालय का जो है ओपनिंग की गई है बाय द एचआरडी मिनिस्ट्री, यानी कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर मिस्टर रमेश निशांक पोखरियाल। आपको यहाँ पे देखना है कि कहाँ कहाँ पे है। एक है हमारा उत्तराखंड में, एक झारखंड में है और 2 हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे इनॉग्रेट किए गए हैं। अब मिनिस्टर ऑफ एचआरडी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी न्यूज़ देख लेते हैं। युक्ति पोर्टल इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पोर्टल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्लस इन्होंने एक समाधान चैलेंज भी शुरू किया था मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। और रिसेंटली एक 7 टाइटल्स इन्होंने लॉन्च किए थे, 7 टाइटल्स जो कि हमारी जो है साइको सोशल इम्पैक्ट के वगैरह, साइको सोशल इम्पैक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए किया गया था, या फिर आपको किस तरीके से कोविड को कोप अप करना चाहिए, उस चीज़ के लिए इन्होंने ये 7 टाइटल्स लॉन्च किए थे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट हमको याद होना चाहिए नेशनल टेस्ट अभ्यास। नेशनल टेस्ट अभ्यास ये क्या है? क्या ये पोर्टल है? क्या ये वेबसाइट है? नहीं, ये एक ऐप है। ये ऐप है सभी उन बच्चों के लिए जो कि जेई नीट वगैरह जो है उसके लिए अपीयर कर रहे हैं। तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की तरफ से इसे लॉन्च किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर एक है भारत पढ़े ऑनलाइन। भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन था, जिसमें ये हमारे इंडिया के सभी लोगों को, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से अच्छा करना है उसके लिए आइडियाज़ लिए जा रहे थे अंडर दिस कैंपेन। तो ये जो हम सारे इनिशिएटिव्स देख रहे हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब रिलेट करते हैं हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री से। CBIC हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड विच ऐप। यहाँ पे हिंदी का ट्रांसलेशन थोड़ा सा गलत हो गया है। आपको बताना है कि हमारा जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है, उन्होंने कौन से ऐप को रिसेंटली लॉन्च किया है। तो इन्होंने लॉन्च किया है ई ऑफिस। क्या लॉन्च किया है? ई ऑफिस। CBIC का फुल फॉर्म जैसे कि मैंने कहा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? लॉन्च किया है एक ई ऑफिस एप्लीकेशन। ई ऑफिस एप्लीकेशन मतलब क्या है कि जितनी भी इनकी प्रोसीजर्स हो गए, जितनी भी इनकी फाइलिंग हो गई, उन सभी चीज़ों को ये जो है अब ई करने वाले हैं। ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में लाने वाले हैं। तो अब जितना भी इनकी ऑफिस में चीज़ें होंगी उसे फेसलेस, कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस, ये इनके करने की जो है मोटिव है, ये इनका मिशन है। ये जो हम देख रहे हैं ई ऑफिस एप्लीकेशन, इसे डेवलप किया गया है NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा एंड इज सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। तो DARPG जो है इनके साथ इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। CBIC के चेयरमैन अगर हम देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये है मिस्टर M अजीत कुमार। CBIC से तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए। एक हमने इनिशिएटिव देखा था तुरंत कस्टम्स का, तुरंत कस्टम्स काफ़ी बार हमने रिवाइज कर लिया है। तो इन्होंने इसे रिलीज करते हुए जो है बैंगलोर और चेन्नई, यहाँ पे इन दोनों सिटीज़ में इसे रोल आउट किया है, जहाँ पे टैक्सेस वगैरह को, कस्टम्स को जो है ईजी किया जाएगा, फास्टर किया जाएगा। हमारे देश भर में इसे रिलीज करने वाले हैं, रोल आउट करने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए बैंगलोर और चेन्नई। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में। तो कल हमने क्या डिस्कस किया था, एक फीडबैक कॉल सेंटर लॉन्च किया गया था जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो उसको जो है असिस्ट किया जाएगा बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। तो पब्लिक ग्रीवांसेस को ही सेटल करने के लिए ये फीडबैक कॉल सेंटर्स लॉन्च किए गए थे। ऑलराइट, तो ये हमने जो है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देख ली, पर स्पेसिफिकली आपको याद रखना है कि CBIC ने एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला हमारा सवाल है कि किस कंपनी ने स्टार्ट किया है जंप स्टार्ट पैकेज। कौन सी कंपनी ने जंप स्टार्ट पैकेज शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है बाय स्विगी। जंप स्टार्ट पैकेज का मतलब जो कि हम अनलॉक 1 देख रहे हैं 1.0, उसमें क्या है कि सभी कंपनीज एक साथ क्या कर रहे हैं कि वापस से रीगेन करना चाहते हैं मार्केट वगैरह को। तो उस चीज़ के अंडर जंप स्टार्ट पैकेज लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ये किया गया है बाय स्विगी। तो ये अपने बिजनेस को रिस्टार्ट करने के लिए कर रहे हैं। अगर स्विगी की बात करें तो ये हेडक्वार्टर्ड है हमारा बैंगलोर में, और इसके जो CEO है वो है मिस्टर श्री हर्ष मेहता। श्री हर्ष मेहता। तो ये हमने देखा स्विगी के बारे में।
ऐसा ही एक कोलैबोरेशन है अबाउट मदर डेयरी। तो मदर डेयरी ने जो है कोलैबोरेट कर लिया है विथ जोमेटो फॉर सप्लाइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द दिल्ली एनसीआर। तो मदर डेयरी ने जो है कोलैबोरेट किया है जोमेटो के साथ इन द दिल्ली एनसीआर रीजन। तो ये भी आपको याद रखना है। हम यहाँ बात कर रहे हैं मदर डेयरी की, तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1974 में। हेडक्वार्टर है ये नोएडा में और इसके जो हेड है वो है संग्राम चौधरी। तो ये हमने 2 कोलैबोरेशंस देखे, एक स्विगी का था और दूसरा जोमेटो का। अब यहाँ पे अगला सवाल है कि विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड एन ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट टूल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू असेस देयर लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड क्रिटिकल रिस्क एरियाज। तो आप जो है कोविड-19 या पैंडेमिक को झेलने के लिए किस तरीके से तैयार हैं, क्या आप पूरी तरीके से तैयार है या नहीं है, उसके असेसमेंट के लिए एक टूल लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि ये जो टूल है ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है IISc बेंगलुरु के द्वारा। ओके, तो क्या देख रहे हैं, ये जो हमारे रिसर्चर्स हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हमारे बेंगलुरु से, उन्होंने इस तरीके का एक सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च किया है। अब इसका नाम हम देखें तो वो है कोविड-19 वर्क प्लेस इंडिकेटर टूल। तो ये नाम आपको याद रखना है। अगर सवाल होता कि कोविड-19 वर्क प्लेस इंडिकेटर वर्क प्लेस रेडीनेस इंडिकेटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हमारा आंसर होता है IISc बेंगलुरु। तो ये आपको याद रखना है। इसमें जैसे कि हमने बताया कि किस तरीके की प्रिपरेशन होगी, इस जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस चीज़ को ये जो है कैलकुलेट करेंगे, एसेस करेंगे। ये टूल जो है प्रिपेयर किया गया है इन कोलैबोरेशन विद द कर्नाटका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इनके साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है एंड इज अ पार्ट ऑफ द रिसर्च एफर्ट्स एट न्यू सेंटर फॉर नेटवर्क इंटेलिजेंस। तो CNI एक तरीके का कुछ इनका सेंटर है, उसके अंदर इसे किया गया है और जैसे कि हमने देखा ये एस्टैब्लिश किया गया है IISc बेंगलुरु के द्वारा। अब IISc बेंगलुरु की बात हम देखें तो रिसेंटली टाइम्स हायर एजुकेशन आपको याद होगा, उसमें से जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स है टॉप 100 की रैंकिंग में जो सबसे अच्छी इंडियन इंस्टीट्यूट जिसने परफॉर्म किया था वो था हमारा IISc बेंगलुरु ही। फिर QS रैंकिंग आपको याद होगी, तो QS में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली इंस्टीट्यूट थी MIT वर्ल्ड वाइड। उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया गया था बाय IIT बॉम्बे और इसके अलावा सिर्फ 3 ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे हमारे इंडिया में, तो उसमें से भी एक IISc बेंगलुरु थी। IIT दिल्ली थी, IIT बॉम्बे और IISc, ये सब आपको रिवाइज करने के लिए भी किया जा रहा है, सारी रैंकिंग आपको याद आ जानी चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इन्होंने भी रैंकिंग निकाली थी जिसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया गया था बाय IIT मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में और सेकंड बेस्ट हमारी थी IISc बेंगलुरु। ठीक है, तो ये बेंगलुरु हमारी इतनी जगहों पे रह चुकी है न्यूज़ में और यहाँ हमने देखा कि इन्होंने इस तरीके का जो है एक टूल भी डेवलप किया है। ऑलराइट, तो ये हमने रिविजन कर लिया। अगला सवाल देखते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी। तो मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी ये जो सुविधा है ये शुरू की गई है बाय EPFO यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये आती है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। क्या किया है इन्होंने, मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट लॉन्च किया है। तो इनके कुछ जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उस चीज़ से अब ये बाहर आ सकते हैं और अब मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट कर सकते हैं। EPFO की बात करें तो ये हेडक्वार्टर्ड है हमारा न्यू दिल्ली में और इसके जो कमिश्नर है वो है सुनील बर्थवाल। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि रिसेंटली इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को स्लैश किया था, कम किया था फ्रॉम 8.65% टू 8.5%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, तो ये हमने देखा EPFO के बारे में। अगला सवाल है कि किस मिनिस्ट्री ने सेटअप किया है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। तो KISCE ये किसके द्वारा, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है, तो ये सेटअप किया जा रहा है बट ऑब्वियस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए काफ़ी इजी होता है ऐसे ऑप्शंस में, ऐसे क्वेश्चंस में नेगेट करना। HRD मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स रिलेटेड करना मुश्किल है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं करेगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं करेगी। तो नेगेशन मेथड आपको सीखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप जो है अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम्स में। तो ये हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा खेलो इंडिया स्कीम इनकी, ये तो हम सभी जानते हैं। इसके अंदर ये सेटअप कर रहे हैं खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। ये क्या होगा कि जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज होंगी, जितनी भी हमारे स्टेट होंगी, वहाँ पे एक KISCE को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसे जो है एक तरीके की स्पोर्ट्स फैसिलिटी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा।
फिलहाल के लिए इन्होंने चूज किया है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी स्टेट्स को चूज कर लिया गया है, 8 स्टेट्स को, जहां पे ये KISC फैसिलिटी शुरुआती दौर पे चालू की जाएगी। तो खेलो इंडिया स्कीम के अंदर इसे लॉन्च किया जा रहा है। और जैसे कि हम देख रहे हैं खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। अगर हम बात करें कुछ रीसेंट न्यूज़ के बारे में, तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में हमारी आती है साई, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनके जो हेड है मिस्टर संदीप प्रधान, इन्हें 2 साल का जो है एक्सटेंशन दे दिया गया था। प्लस साई ने रिसेंटली 30,000 रुपीज़ जो है एज पॉकेट अलाउंस ये देने वाले हैं अपने सभी खेलो इंडिया एथलीट्स को। फिट इंडिया के द्वारा एक रीसेंट अनाउंसमेंट की गई थी कि इसमें ये 8 इंडिजिनस जो हमारी स्पोर्ट्स हैं उसको ये प्रमोट करने वाले हैं वाया अ सीरीज। तो सीरीज या फिल्म्स के थ्रू ये 8 इंडिजिनस स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे। प्लस काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक है कि खेलो इंडिया के अंदर ई पाठशाला प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ई पाठशाला, ये आपको याद रखना है। ई पाठशाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पोर्ट्स को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आपको सिखाया वगैरह जाएगा ई पाठशाला के अंदर। तो ये सब भी जो है लॉन्च किया गया था इसके अंदर, और ये किया गया था साई और हमारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा। तो ये सब हम जो देख रहे हैं ये सब स्पोर्ट्स रिलेटेड है। ऑलराइट, तो ये हमने देख लिया। अगला है एक यूनिक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया जा रहा है टू प्रोड्यूस नीरा एंड पालम गुर हैज़ बिन रोल्ड आउट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो पालम गुर और नीरा को जो है उत्पादन के लिए एक अनूठी परियोजना लॉन्च की गई है। आपको बताने है किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है बाय KVIC। KVIC का फुल फॉर्म है हमारी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने डिसाइड किया है कि ये इस तरीके का प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं, नीरा और पालम गुर के प्रोडक्शन को ये इन्हांस करने वाले हैं। अब नीरा क्या है, ये एक तरीके की सब्स्टिट्यूट है फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो एक तरीके का ड्रिंक है जो कि आपका आता है पाम ट्री से। तो जितने भी हमारे आदिवासी वगैरह हो गए उनको इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, और हमारे जो है आत्मनिर्भर वगैरह के लीजिए या फिर इंडिया का खुद का एक ड्रिंक प्रमोट किया जाएगा। नीरा देख रहे हैं यहाँ पे कि एक न्यूट्रिएंट रिच हेल्थ ड्रिंक है जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे इंडियन स्टेट्स में इसको प्रमोट किया जाता है, ड्रिंक मतलब ऑलरेडी इसे कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही हम देख रहे हैं कि इसके प्रमोशन के लिए KVIC ये सारे एफर्ट्स ले रहा है। चेयरमैन की बात करें KVIC के, तो वो है हमारे विनय सक्सेना। एक रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो इन्होंने फिलहाल कुछ समय पहले ही अपना जो टर्नओवर है वो 90,000 करोड़ का क्रॉस किया था। तो ये इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ थी। और इसी के साथ हमारा जो है नेशनल न्यूज़ का सेक्शन यही खत्म होता है। अब आता है हमारा स्टेट्स का सेक्शन। तो स्टेट्स में पहला सवाल पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेट है जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है अंडर दी MG नरेगा प्रोग्राम या फिर स्कीम। तो आपको पता है कि MG नरेगा स्कीम है जिसके अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है। इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया गया है बाय द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखिए, हमारी जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है जिसे 2005 में लॉन्च किया गया था, इसके अंदर सबसे अच्छा इस साल परफॉर्म किया है उत्तर प्रदेश में। सबसे अच्छा परफॉर्म करने का मतलब इन्होंने मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की है टू द वर्कर्स अंडर द स्कीम। यहाँ पे अगर हम आंकड़े देखें तो करीब 18% ऑफ द टोटल वर्क, जितना टोटल वर्क जनरेट हुआ है उसका 18% जो है 18% ये हमारा MG नरेगा के अंदर ही आया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ऐसी टॉपर स्टेट्स की अगर हम बात करें तो हमने रिसेंटली देखा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। ठीक है, तो उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली गवर्नमेंट हमारी थी जम्मू कश्मीर की। फिर एक था पोषण अभियान। पोषण अभियान में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स लाने वाली जो स्टेट थी वो थी तमिलनाडु। तो ये हाँ हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, और ये है जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु। अब हम इसके अलावा एक और न्यूज़ हमारे पास है उत्तर प्रदेश की कि इनकी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि एक तरीके का वर्कर्स वेलफेयर कमीशन यानी कि मजदूर कल्याण आयोग जो है इसे गठित करने की अनुमति दे दी गई है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो है हमारे योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। अब हम देखते हैं रीसेंट न्यूज़। तो हमने देखा था रिसेंटली बाल श्रमिक योजना आपको याद होगी, वो किया गया है इनके द्वारा। काउ स्लॉटर अमेंडमेंट किया गया था इनके द्वारा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है प्रवासी राहत मित्रा ऐप इनके द्वारा किया गया था। फिर एक आरोग्य सेतु ऐप जो है, आरोग्य सेतु ऐप आपको पता है इसे मैंडेटरी कर दिया गया था, जितने भी कंटेनमेंट एरियाज हैं वहाँ पे इसे मैंडेटरी कर दिया गया था। फिर एक और ऐप है इनका आयुष कवच ऐप, इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया था आयुष कवच। टीम 11 इनका इनिशिएटिव है। वर्चुअल कोर्ट्स इनके द्वारा सबसे पहले शुरू किए गए हैं हमारे इंडिया में। और हर्बल रोड्स आपको याद होंगे, हर्बल रोड्स ये सेटअप करने वाले हैं सभी रोड्स के किनारे में।
और इन्वेस्ट यूपी हमने लास्ट देखा था, इन्वेस्ट यूपी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करने के लिए करने वाले हैं। एक और अगर हम देखें तो 50% जो है सब्सिडी दी जा रही है बाय देयर गवर्नमेंट इन द पीपीईज। तो ये जो हम सारे इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सभी हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। अगला सवाल है कि किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है डिजिटल कोर्स मटेरियल फॉर मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स एंगेज्ड इन द प्रोफेशनल आईटीआई कोर्सेज। तो जो हमारे आईटी के बच्चे हैं उनके लिए एक प्रोफेशनल डिजिटल कोर्स मटेरियल किस गवर्नमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया गया है? तो ये किया गया है बाय गुजरात। गुजरात की गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च किया है इस तरीके का कोर्स मटेरियल जो कि करीब 1 लाख बच्चों को हेल्प करने वाला है। ये एक ऑनलाइन मटेरियल है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें करीब 12 वोकेशनल ट्रेड्स होंगे जिसमें इतनी सारी जो है यहाँ पे देख रहे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि ऑनलाइन इसका मटेरियल अवेलेबल है। इसके अलावा एक और न्यूज़ है कि गुजरात की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये सेलिब्रेट करेंगे योगा वीक। तो हम सभी को पता है कि 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए गुजरात की गवर्नमेंट एक पूरा वीक सेलिब्रेट कर रही है योगा वीक के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सवाल पूछ लिया जाए कि कौन सी गवर्नमेंट कर रही है तो आपको पता होना चाहिए। गुजरात की बात करें तो यहाँ की हमारी कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ पे हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो है विजय रूपानी और गवर्नर हमारे हैं आचार्य देवव्रत। स्टेट सिंबल्स की हम बात करें तो एशियाटिक लाइन यहाँ पे एनिमल है और इसके अलावा ग्रेटर फ्लेमिंगो यहाँ की स्टेट बर्ड है। मैरीगोल्ड यहाँ पे फ्लावर है और फ्रूट देखें तो वो मैंगो है और ट्री है बनियान ट्री। ये हम देख रहे हैं गुजरात के बारे में। रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि FSSAI की एक फूड सेफ्टी इंडेक्स आई थी जिसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया गया था गुजरात के द्वारा। फिर इन्होंने रिसेंटली एक सोनी योजना जो है उसका सेकेंड फेज को अनाउंस किया था। सुजलाम सुफलाम जल संचय एक प्रोग्राम था जिसका सेकेंड फेज इन्होंने अनाउंस किया था। फिर टेजर गन्स को अलाउ करने वाला इकलौता जो स्टेट है वो है हमारा गुजरात। और आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना ये भी इनके द्वारा ही लॉन्च की गई थी। और इसके अलावा हमें पता है कि गुजरात में हमारे पास है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। तो यहाँ पे ही एशियाटिक लायंस है जहाँ पे हमने देखा था कि इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रिसेंटली हुई थी जो करीब 29% थी। ठीक है, तो ऐसे ही हमको कनेक्ट करते हुए आगे चलना है ताकि हम याद कर सकें। तो यहाँ हमने सारी इन्फॉर्मेशन देखी गुजरात के बारे में। ऑलराइट, अगला सवाल हमारा है कि किस गवर्नमेंट ने चेंज किया है अपनी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट का नाम? तो आपको बताना है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का नाम किसके द्वारा चेंज किया गया है। ये किया गया है बाय जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर ने क्या किया है, ये जो भी इनका डिपार्टमेंट है इसमें इन्होंने इंक्लूड कर दिया है फार्मर्स वेलफेयर। तो किसान के वेलफेयर का भी नाम इन्होंने जोड़ते हुए अब नाम रख दिया है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट। लास्ट जब हमने डिस्कस किया था तो वो था महाराष्ट्र के बारे में और वो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को चेंज किया गया था जिसमें ऐड किया गया था क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज उन्होंने नया ऐड किया था इसमें। जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे हैं वो है मिस्टर JC मुर्मू। और रिसेंट इनिशिएटिव्स में अगर हम देखें तो सुकून इनिशिएटिव इनके द्वारा किया गया था, सुकून इनिशिएटिव इनका था। प्लस एक सर्व द सीनियर इनिशिएटिव, सर्व द सीनियर जो है जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको हेल्प करने के लिए किया गया था। तो ये हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। और इसी के साथ जो है हमारा स्टेट सेक्शन यहीं खत्म होता है। अब है हमारा अपॉइंटमेंट्स का सेक्शन। अपॉइंटमेंट्स में सवाल पूछ रहे हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सिडबी। तो सिडबी के हमारे नए निर्देशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? ये है देवेंद्र कुमार सिंह। सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर अगर हम कहें तो लघु उद्योग विकास बैंक। ये नाम आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका फुल फॉर्म भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बाद थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखें तो इसे एस्टैब्लिश किया गया था 2 अप्रैल 1990 में। ये सारी डेट्स वगैरह सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर है ये लखनऊ। देखिए यूजुअली क्या होता है कि हम बैंगलोर, मुंबई ये सब जगह देखते हैं हेडक्वार्टर, लेकिन ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है जो कि लखनऊ बेस्ड है। इसके अलावा इसके जो हेड है वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो ये सब आपको जो है याद रखना है। ऑलराइट, तो हमने देखा सिडबी के बारे में। अगला है हमारा इंटरनेशनल न्यूज़ का सेक्शन। एक अगला जो हमारा सवाल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने जो है एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है काफ़ी सारी अलग कंट्रीज़ के साथ मिलके, जो कि जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, हम देख रहे हैं पैंडेमिक के दौरान जो है काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि गलत स्प्रेड हो रही है। तो इस मिस इन्फॉर्मेशन को कर्ब करने के लिए कितनी कंट्रीज़ के साथ मिलके हमने एक जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया है?
तो ये हम कर रहे हैं इंडिया अलॉन्ग विथ 12 अदर कंट्रीज। तो ये नंबर आपको याद रखना है। इंडिया अलॉन्ग विथ 12 अदर कंट्रीज यानी कि टोटल 13 कंट्रीज मिलकर जो है इस इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव का नाम है #वेरीफाइड। अगला आपको याद रखना है #वेरीफाइड इस इनिशिएटिव का नाम है। इसमें आप जो है यहाँ पे कंट्रीज देख सकते हैं, ये सभी इन्वॉल्व है। आपको इनका नाम याद नहीं रखने की जरूरत है। मेन अपने को याद रखना है कि इंडिया और अगला की ये जो 12 कंट्रीज हैं, ठीक है, तो टोटल 13 है, पर इंडिया और 12 अदर कंट्रीज। ये है एक यूनाइटेड नेशंस कम्युनिकेशंस रिस्पॉन्स इनिशिएटिव जिसका नाम वेरीफाइड है, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही कुछ कोलैबोरेशंस हमने देखे थे। एक था अबाउट IPAC आपको याद होगा, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। तो ये चाइना के क्लाउड को कम करने के लिए किया गया था। फिर हमने देखा था ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें देखिए यहाँ पे करीब 8 मेंबर्स थे, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किया जा रहा है। एक पॉइंट हमसे मिस हो गया था कि इसका जो सेक्रेटेरिएट है, इसका जो हेड है, वो होस्ट किया जाएगा बाय दी OECD। तो OECD इसे जो है होस्ट करने वाले हैं और इसका हेडक्वार्टर इसके साथ हो जाएगा पेरिस में, जो कि OECD का भी हेडक्वार्टर है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन GPAI यानी GPA हमें कहना चाहिए, GPA इसे होस्ट करने वाली है। तो ये हम जो देख रहे हैं ये सभी आपको याद रखना है। सारी की सारी ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला इंटरनेशनल रिलेटेड न्यूज़ है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज दी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में अगर आप जाएंगे तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है ये रिलीज की जाती है बाय UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इनके द्वारा जो है इस रिपोर्ट को लॉन्च किया जाता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये बता रहे हैं कि इस साल 2019 में, मतलब गए साल में 51 बिलियन जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है इंडिया में। और जब ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ गया है, सर्ज हुआ है, पिछले साल क्योंकि 42 बिलियन था, इस साल 51 होने के साथ इंडिया दुनिया में 9th लार्जेस्ट रेसिपेंट बन गया है FDI का। तो 9th लार्जेस्ट है हम, ये नंबर हमको याद रखना है कि इंडिया जो है 9th लार्जेस्ट है। पिछले साल यानी 2018 में हमारी रैंक करीब 12 थी और तब हम टॉप 20 में आते थे, और इस साल जो है हम देख रहे हैं 9th रैंक है, तो अब हम टॉप 10 में आ गए हैं। एशियन रीजन की बात करें तो इंडिया जो है हमारा टॉप 5 होस्ट इकोनॉमीज के अंदर आ जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम बताएं जो इस रिपोर्ट में हमको बताए जा रहे हैं, तो वो ये है कि इनके अकॉर्डिंग 2020 में 40% गिरावट होने वाली है। हमारी जितनी भी FDI इनफ्लो होती है ना, वो तो हम देख ही रहे हैं, सारे इन्वेस्टमेंट्स जो है वो पुल आउट किए जा रहे हैं और ज़्यादा नए इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्शन नहीं मिल रही है। तो जो स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं कि 40% जो है आपका FDI डिक्रीज होने वाला है 2020 में। और ये पहली बार होगा कि 2005 के बाद से जो है ऐसा पहली बार होगा कि ग्लोबल FDI गिरेंगे 1 ट्रिलियन मार्क से। तो हमेशा जो है ग्लोबल FDI 1 ट्रिलियन मार्क रखा है, अपना एक सेट रखा है, पर पहली बार ऐसा होगा कि 1 ट्रिलियन से भी कम इस साल जो है FDI फ्लोज होने वाले हैं। एक और फैक्ट अगर हम देखें तो एशिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एशिया में जो भी FDI इन्फ्लो होगा वो डिक्लाइन करेगा 45%। ये जो 40% है ये ग्लोबल है, 45% एशिया के पर्सपेक्टिव में है। तो ये जो हम देख रहे हैं UNCTAD के द्वारा रिपोर्ट दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हम देख रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया ने साइन किया है एक MOU टू कंस्ट्रक्ट अ सैनिटेशन फैसिलिटी एट द आइकॉनिक पशुपति टेम्पल कॉम्प्लेक्स। आपको बताना है कि ये MOU किसके द्वारा किया गया है। अगर आपको पता है कि पशुपति जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ है, तब भी आपके पास जो है आंसर होगा। तो आंसर हमारा है नेपाल। देखिए हम क्या देख रहे हैं, इंडिया ने प्लेज किया है कि एक जो है यहाँ पे पशुपति टेम्पल कॉम्प्लेक्स है नेपाल में, यहाँ पे ये इन्वेस्ट करेंगे करीब 2.33 करोड़ और यहाँ पे डेवलप करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे एक सैनिटेशन फैसिलिटी, ताकि जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छे से डेवलप किया जा सके। देखिए ये है हमारा पशुपति टेम्पल, ये जो है ये लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है नेपाल में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी आता है। तो नेपाल की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टेम्पल है। देखिए रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो इंडिया ने कुछ समय पहले अनाउंस किया था कि हम कंस्ट्रक्ट करेंगे करीब 3 स्कूल बिल्डिंग्स इन नेपाल। तो ऐसा ही कंस्ट्रक्शन हम नेपाल में पहले भी कर चुके हैं या कर रहे हैं।
प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं मिस्टर KP ओली। KP ओली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसे हम कहते हैं नेपालीज रुपी। तो ये हमने देखा अबाउट नेपाल। और सो कुछ हमारी लोकेशंस है इंडिया में जिसका नाम है लिपू लेक जैसे हो गया, काला पानी जैसे हो गया। ये काफ़ी बड़ा एक बोन ऑफ कंटेंशन चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो है फर्स्ट क्रिएट हो चुका है लिपू लेक और काला पानी के अराउंड। तो ये जो है ये दोनों लोकेशंस है, ये नेपाल और इंडिया के बीच में प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हम सारी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं ये नेपाल से रिलेटेड है। अगला आपके पास ऐसा ही एक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि 25 फीट का एक स्टैचू है हनुमान भगवान का, जो है हमारे हनुमान डीटी, इनका 25 फीट का जो स्टैचू है इसे इंस्टॉल किया जाने वाला है इन द यूएस सिटी ऑफ डेलावेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये एक डेलावेयर सिटी है जहाँ पे 25 फीट का ये स्टैचू यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। और इसी के साथ जो है ये टॉलेस्ट हिंदू गॉड का आइडल होगा यूनाइटेड स्टेट्स में। और जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे इस स्टैचू को शिप किया गया था फ्रॉम तेलंगाना वारंगल। तो तेलंगाना से ही इसे शिप किया गया था और अब ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स में इंस्टॉल कर दिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिजाइन्ड। तो आपको बताना है कि किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो ये है किर्गिस्तान की बात। किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम है मुखामेदकली। तो ये यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ऐसा ही एक रेजिग्नेशन हमने देखा था लेसोतो के बारे में। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है थॉमस थबाने, इन्होंने भी रिसेंटली रिजाइन किया था। देखिए यहाँ पे है हमारा किर्गिस्तान, ये एक मिडिल ईस्ट कंट्री में आता है। ये चाइना के बाजू में देख लिया किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। ये आप मैप में देखेंगे तो आपको इजीली रिमेंबर कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे क्योंकि यूजुअली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं यहाँ की कैपिटल वगैरह में। तो आपको एक कोई ट्रिक वगैरह के थ्रू इसको याद कर लेना है। और कैपिटल जैसे कि हम देख रहे हैं वो है बिश्केक, कैपिटल किर्गिस्तान की है बिश्केक। करेंसी यहाँ पे चलती है किर्गिस्तानी सो। अगला सेक्शन है ऑबिचरीज का। तो लेफ्टिनेंट कर्नल राज मोहन वोरा ही रिसेंटली डाइड ड्यू टू कोविड-19। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अवार्ड से जो है इन्हें नवाजा गया था या कौन सा अवार्ड इन्हें दिया गया था। तो इन्हें दिया गया है महावीर चक्र, यानी कि महावीर चक्र अवॉर्डी लेफ्टिनेंट कर्नल राज मोहन वोहरा ही रिसेंटली डाइड। एंड जैसे कि हम देख रहे हैं महावीर चक्र इन्हें दिया गया था विच इज द कंट्रीज सेकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ही रिसेंटली पास्ड अवे। हमारा लास्ट सेक्शन है इंपॉर्टेंट डेज का। यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं कि व्हेन इज द वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि विश्व मरुस्थलीकरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो ये जो है मनाते हैं हम, ऑब्जर्व करते हैं 17 जून को। देखिए हम देख रहे हैं मरुस्थलीकरण के बारे में। तो मरुस्थलीकरण का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका ऐसा लैंड है, उपजाऊ लैंड या फिर थोड़ा सा कम उपजाऊ लैंड, तो धीरे धीरे या तो इंसानों की क्रियाओं के द्वारा या फिर क्लाइमेट चेंज के वेरिएशन की वजह से अगर कोई भी ऐसा उपजाऊ लैंड धीरे धीरे जो है एक डेजर्ट के रूप में बदल रहा है तो उसे हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस के अवेयरनेस को फैलाने के लिए हम वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन डे ऑब्जर्व करते हैं, जिसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था बाय द UNGA इन 1995। इस साल की इसकी थीम है फूड फीड फाइबर। तो ये जो थीम है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये भी आपको याद रखनी है। तो हमने देखा 17 जून दिस डे। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। कल आपसे सवाल पूछा गया था कि बिहार खादी के जो है नए ब्रांड एम्बेसडर को के रूप में किसे अपॉइंट किया गया था, तो वो है मिस्टर पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जी को अपॉइंट किया गया था एज ए ब्रांड एम्बेसडर। और इसके अलावा आज आपका सवाल है कि पहला इंडियन बैंक जो है वो कौन सा है जिन्होंने स्टार्ट किया है वीडियो KYC, यानी कि वीडियो नो योर कस्टमर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है, तो ज़रूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। आई रियली होप यू एंजॉय टुडेज सेशन एंड इफ यू डिड प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।